सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो जो ध्यान में रखना वो चीजें नोट डाउन करते चलना। जैसे वाटर का डेंसिटी, ये यूजुअली क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं गिवन है तो ध्यान रखना, ठीक है। अदर देन दिस मर्क्यूरी की डेंसिटी ये यूज होती है, ये याद रखना न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन रहता है, बट अगर गिवन नहीं है तो एयर की डेंसिटी ये भी यूज होती है, ध्यान में रखना। ये तीन की डेंसिटी तो ज्यादातर यूज होगी, ठीक है। फिर लास्ट में क्या की इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस ध्यान नहीं, मेरे को एक बार बताता हूँ उससे। मेरे ख्याल से ना ये स्पेस में जहां पर वैक्यूम है वहां पर जो डेंसिटी है वो बता रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म ये ध्यान में रखना, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, अगर किसी भी चीज की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, जैसे मान लो अगर मर्क्यूरी की निकालनी है तो मर्क्यूरी की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी तो हमको पता है। फ्लूइड प्रेशर फॉर्मूला ये वाला ध्यान में रखना, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर की यूनिट्स क्या होती है, पास्कल्स, ठीक है। इस पे बेस्ड एक आध दो न्यूमेरिकल है जो ऑलरेडी हमने किए हुए हैं, ठीक है। तो नोट करते चलना। सबसे पहला कौन सा है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, नोट डाउन कर लिया। फिर उसके बाद ये वाला प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, P is equal to rho into G into H, liquid pressure because of an imaginary column, ठीक है। यहाँ पर टर्म्स ध्यान में रखना, P का मतलब प्रेशर डिफरेंस भी बोल सकते हो आप, P2 माइनस T1, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। रो का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। G का मतलब आपको पता है, H मतलब वो हाइट ऑफ दैट इमेजिनरी कॉलम, ठीक है। फिर आपको क्या ध्यान में रखना है, नेक्स्ट फॉर्मूला, दो हो गए ना, दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। थर्ड बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला, बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला, बॉइंट फोर्स को डिनोट करते हैं FU से, FU से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, M इंटू सिग्मा G अपॉन रो, M इंटू सिग्मा G अपॉन रो। यहां पर M का मतलब क्या, मास ऑफ बॉडी, सिग्मा और रो दोनों डेंसिटी है। सिग्मा किसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और रो किसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। और G का मतलब तो पता है 9.8, ठीक है। और यहाँ पर जो W है, W का मतलब वेट है, और वेट का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, M इंटू G। यहाँ पर ये ध्यान रखना, W डैश अगर नेगेटिव आएगा तो बॉडी राइज करेगी, W डैश अगर पॉजिटिव आएगा तो बॉडी फॉल करेगी, मतलब सिंक, ठीक है। और W इज इक्वल टू W माइनस FU, FU का मतलब बॉइंट फोर्स, ठीक है। डन हो गया। ये कौन से नंबर का फॉर्मूला है, थर्ड, ठीक है। पॉइंट फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेसिस, हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट, ये कुछ न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी बीच में किए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये भी किया हुआ था, ये भी हो गया न्यूमेरिकल्स थे, यू क्यूब पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स थे। मर्क्यूरी, अच्छा यहाँ पर तुम लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा कि मर्क्यूरी का ही हम यूज क्यों करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, क्योंकि मर्क्यूरी जो है अगर उसमें क्यूब के ऊपर देखा जाए मेनिस्कस कैसा क्रिएट होता है, कॉन्वेक्स की कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि वो उसमें जो कोहेसिव फोर्स है वो ग्रेटर होता है किससे, एडहेसिव फोर्स से। इसका मतलब वो इस पे वेटिंग का प्रोसेस नहीं होता, वो चिपकता नहीं है जो मटेरियल जिसमें कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें हुई, हाँ ये सेम फॉर्मूले पे बेस्ड था, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये ध्यान में रखना, एक वर्ड ये यूज होगा, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, गेज प्रेशर क्या होता है, ठीक है। और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, यस, ठीक है। तो गेज प्रेशर का मतलब होता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P G से डिनोट कर देते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये कौन से नंबर का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 4, नंबरिंग डाल रहे हो क्या। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, हमने निकाल रखी थी 1.20,
हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM से उसको डिनोट कर देता हूँ। ये अप्रोक्सीमेटली 1 × 10⁵ पास्कल्स के आसपास होता है। ठीक है, डन हो गया, हटा दो। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हमने डिराइव किया एक्सप्रेशन और ये वैल्यू आई थी 1.01 × 10⁵ पास्कल्स, यहां तक चले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। हाँ, ये VC का फॉर्मूला, VC मतलब क्या है? ये क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी किस वेलोसिटी को बोलते हैं? वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी तक फ्लो करने पे आपका जो लिक्विड है वो किस में रहेगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो में होगा। अगर लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो फ्लो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। टर्बुलेंट स्ट्रीमलाइन फ्लो याद है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? VC = K × eta डिवाइडेड बाय रो × d। ये 5th नंबर का फॉर्मूला। मैं सारे फॉर्मूले एक बार बताते जा रहा हूं क्योंकि आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो नोट करना, VC क्रिटिकल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू K × eta डिवाइडेड बाय रो × d। यहाँ पर K का मतलब क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर। तो कुछ बुक्स में ना इसको K की जगह पे RE से भी डिनोट किया, RE eta डिवाइडेड बाय रो × d। रो का मतलब क्या है यहाँ पर? डेंसिटी, और eta का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और d क्या है यहाँ पर? डायमीटर ऑफ ट्यूब जिसमें वो फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? ध्यान रखना, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है काफी सारे आज की क्लास। हटा दो, बाकी लोग नोट करते जाना ना। अभी मैंने 5th फॉर्मूले तक बताया, आगे का नोट करते चलना। नेक्स्ट विस्कोसिटी, ये हमने देखा ना विस्कोसिटी क्या है, वो डिफाइन किया। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? dV/dz। dV/dz क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। जैसे अगर मान के चलो यहां पर ये एक वेलोसिटी v है, उसके ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी v + dv है, del v है। ठीक है, तो इसमें कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द हाइट। क्लियर हो गया? अगर मान के चलो वाटर फ्लो करता है तो जो सबसे लोअर लेवल वाला वाटर है उसकी वेलोसिटी कम होती है, जो सबसे टॉप लेवल पे होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हाइट ऊपर जाएगी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो किस रेट से बढ़ रही है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसकी यूनिट क्या होती होगी बताओ? अंदाजा लगाओ, आप बता सकते हो। जैसे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर/सेकंड। यहाँ पर क्या आ रहा है? Z मतलब क्या हो गया? लेंथ हो गया। लेंथ मतलब क्या हो गया? मीटर। तो मीटर/सेकंड अपॉन मीटर मतलब कितना आ जाएगा? पर सेकंड, 1/सेकंड आ जाएगा। समझ में आएगी ये चीज? ठीक है, यूनिट अगर आप ध्यान में रखते हो तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन देखो जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है, एक तो ये फोर्स हो गया, जो विस्कस फोर्स अप्लाई होता है ना, जो किस रेट से होगा, किस फ्रिक्शन फोर्स जो अप्लाई करता है एक लेयर दूसरे लेयर पे, वो है। लेकिन इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो यहां पर मैं बता देता हूं। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बहुत सारी जगह पे। ये फॉर्मूला अगर कभी भी आपको विस्कोसिटी डिफाइन करने बोले तो आप इस फॉर्मूले से डिफाइन करोगे और इसी से उसकी डेफिनेशन भी बन जाती है। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है विस्कोसिटी की? बताओ जल्दी। ये F/A क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ क्या होता है? ये स्ट्रेन रेट। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट का रेशियो भी होता है। समझ में आई ये चीज? तो ये ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना विस्कोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और F का मतलब फोर्स है, L का मतलब क्या हो गया? लेंथ हो गया, V का मतलब है वेलोसिटी, और A का मतलब यहाँ पर क्या है? वो जो ट्यूब में फ्लो कर रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर हो गया? डन, हटा दो उसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, फिर इस पे बेस हमने न्यूमेरिकल किया था। ओके, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ में ये जो फॉर्मूला है, स्टोक्स लॉ एक्चुअल में क्या बताता है? क्या ध्यान है किसी को प्रॉपर्ली एकदम डिफाइन कर पाएगा स्टोक्स लॉ क्या बताता है? सर आपने रेन ड्रॉप से कोई एग्जांपल दिया। हाँ, करेक्ट। और किसी को ध्यान है कि जैसे अगर मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में, किसी भी या एयर में अगर वो फॉल कर रहा है तो
तो फॉल करते समय लिक्विड की लेयर होगी या फिर अगर एयर में है तो एयर की डिफरेंट लेयर्स होगी, तो वो लेयर्स को ब्रेक करते हुए जाएगा। तो अगर उसका एक्सेलरेशन देखा जाए तो क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होगा। तो लगातार उसकी स्पीड बढ़ते जानी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब वो नीचे फॉल करते जाता है तो जब वो लेयर को ब्रेक करते जाता है तो एक समय के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें एक अपवर्ड फोर्स लगने लगता है और उस स्पीड को क्या बोलते हैं, उसकी टर्मिनल स्पीड या फिर टर्मिनल वेलोसिटी। तो जो फोर्स यहाँ पर लगता है वो फोर्स का ये फॉर्मूला है स्टोक्स लॉ में। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 6 पाई ईटा आर इंटू बी। 6 पाई ईटा आर इंटू बी। 6 पाई तो कांस्टेंट है, ईटा क्या है, तो विस्कोसिटी। आर क्या है यहाँ पर, वो रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल। अगर मान लो मैं रेन ड्रॉप की बात करूं तो रेन ड्रॉप का रेडियस हो गया, और या फिर अगर कोई भी बॉल है तो उसका, ठीक है। और यहाँ पर v क्या है, v है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर हो गया ये चीज। और इसमें ईटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे डिपेंड करेगा आपको कौन सी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो नंबरिंग अगर नोट करें तो बताओ कौन से नंबर के आगे फॉर्मूले, ये 8 और ये भी है क्या, 8 और ये 9, इसको 8 और 9 कर लेते हैं, चलो ठीक है, हो गया डन। नहीं, स्ट्रेन रेट कैसे डायमेंशन रेट, स्ट्रेन रेट का मतलब क्या हो, स्ट्रेन रेट मतलब क्या है, अभी हमने देखा था ना। अच्छा, ईटा का फॉर्मूला क्या था बताओ जल्दी से, अभी हमने जो इसके पहले देखा था, F अपॉन A डिवाइडेड बाय V बाय L। ये स्ट्रेस हो गया है ना, और ये स्ट्रेन रेट हो गया। तो यहाँ V का मतलब क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, अपॉन लेंथ। लेंथ मतलब क्या आ गया, मीटर। तो मीटर मीटर कटेगा तो मतलब क्या हो गया, पर सेकेंड। तो रेट मतलब क्या हो गया, पर सेकेंड। समझ में आई ये चीज, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद में आप फॉर्मूला निकाल सकते, मतलब यूनिट निकाल सकते हो ईटा के। चलो, ये जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि वो एक टर्मिनल वेलोसिटी के बाद वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कोई भी बॉडी अगर फॉल कर रही है तो एक सर्टेन लिमिट तक उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बाद में वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। डेरिवेशन इसका जो आता है वो फाइनली ये है, देखो ये वाला फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, नोट करके रखना। इसको VT से डिनोट करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी से डिनोट करेंगे। नंबरिंग क्या होगा इसकी, कौन सा नंबर है, 10। तो स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी का अगर डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन यहां तक होगा, फाइनली फॉर्मूला ये डिराइव होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में R क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल बॉल या बॉडी जो भी है, रेन ड्रॉप है तो वो। रो और सिग्मा, तो रो क्या है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, जो फॉलिंग स्फीयर है, और सिग्मा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड या गैस जिसमें भी वो फॉल कर रहा है। जी और ईटा तो पता ही है, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये था 10th नंबर का फॉर्मूला। आगे आगे नेक्स्ट फॉर्मूले पे, ये सब हमने एग्जांपल देख लिया था। हाँ, नेक्स्ट है पॉइजनस फॉर्मूला, ठीक है। तो पॉइजनस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इसमें ध्यान में रखना, इसके पहले तो उसकी डेरिवेशन है 11th नंबर। पॉइजनस फॉर्मूला, ये किस चीज के लिए पॉइजनस फॉर्मूला, किस चीज के लिए पॉइजनस फॉर्मूला, क्यू। क्यू क्या होता है बताओ तो जल्दी, यहाँ पर क्या है वैष्णवी, क्यू क्या है यहाँ पर, डिस्चार्ज रेट। क्यू क्या है यहाँ पर, डिस्चार्ज रेट। मतलब वाटर किस रेट से डिस्चार्ज हो रहा है। अगर एक पाइप में फ्लो कर रहा है तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एक सेकेंड में डिस्चार्ज हो रहा है, वहां से निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज रेट। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। क्लियर हो गया ये चीज। मतलब क्यू की जो यूनिट होगी वो क्यू क्या होगा, एक्चुअली वॉल्यूम पर सेकेंड। एक्चुअल में ये होगा वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम अपॉन टाइम आप बोल सकते हो। क्लियर हो गया ये चीज, ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार दोनों क्वांटिटीज को आपस में इक्वेट करना होता है, ठीक है। और जब हमने स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हमने निकाला कि भाई ये जो डिस्चार्ज रेट होता है ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है, हमने देख लिया। किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये ईटा के ऊपर, आर के ऊपर, और रो बाय एल के ऊपर, ठीक है। ईटा तो विस्कोसिटी हो गई, आर क्या हो गया, रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ दैट पाइप जिसमें वो फ्लो कर रहा है, और रो और एल क्या हो गया, एल हो गया लेंथ ऑफ द पाइप, और रो क्या हो गया,
डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। फॉर्मूला ये ध्यान में रखना, Q इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन, एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला यार ज्यादा बेटर होगा, आई थिंक ये वाला नोट डाउन, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी नोट कर लिया तो इसको लिख लो, Q इज इक्वल टू पाई इंटू पी आर टू द पावर 4। ये रो नहीं है, ये P है, ध्यान रखना, ये P मतलब प्रेशर है, ठीक है। R टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा L, डिवाइडेड बाय 8 इंटू ईटा L, ठीक है। अब यहाँ पर ना विस्कस रेजिस्टेंस के ऊपर हमने डिस्कस किया था, हालांकि इसमें न्यूमेरिकल तो नहीं है, लेकिन अगर कभी आ जाए तो विस्कस रेजिस्टेंस जो होता है इस चीज को बोलते हैं विस्कस रेजिस्टेंस। ये वाला जो पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर आया था ना, दैट इज कॉल्ड विस्कस रेजिस्टेंस, ठीक है। न्यूमेरिकल इस पे ज्यादा नहीं है, बट फिर भी ध्यान में रख लेना इसको। हटा दो फिर इसको मैं, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसका कंसेप्ट यूज होता है इसमें बर्नौलीज थ्योरम में। सिंपल सा मतलब है कि अगर आप एरिया कम करोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी कम करोगे तो एरिया बढ़ जाएगा। अगर पाइप मोटा है तो पानी की स्पीड कम होगी, पाइप अगर पतला है तो पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो ये यही बोलता है कि हर एक पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। A1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, A2 V2। ये ध्यान में रखना, फॉर्मूला नंबर 12 लिख देता हूं उसको। यहां तक क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज देखा था। तो सबसे पहले कौन सी एनर्जी हमने देखा, प्रेशर एनर्जी। और यहां पर हमें एनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना किसको, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ऐसा क्यों, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ही स्टेटमेंट देता है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, P से डिनोट होगा। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, हाफ रो V स्क्वायर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, रो इंटू जी इंटू एच होगा। क्लियर हो गया ये चीज? और अब याद करो और बताओ कि बर्नौलीज ने क्या स्टेटमेंट दी, बर्नौलीज थ्योरम क्या है? The sum of the energies is always constant. The sum of total energy per unit volume is constant at every point on the tube, या जो भी है आपका फ्लो जिसमें फ्लो कर। क्लियर हो गया? तो यही बर्नौलीज थ्योरम है कि ये प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये अगर कांस्टेंट है तो इसमें देखो, इसमें लगभग सारी चीजें फिक्स होती है। जी तो फिक्स होता है, एच हाइट हमें पता होता है पाइप किस हाइट पे है, ठीक है। और क्या बच गया यहाँ पर, प्रेशर बच गया और क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। ये दो चीजें ही चेंज होती है, प्रेशर चेंज होता है और क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखना। तो अगर प्रेशर ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। समझ में आई ये चीज? इसी पे बेस्ड वो विंग वाला हमने एग्जांपल लिया था। जो विंग होते हैं एरोप्लेन के, उसमें एयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नीचे का प्रेशर बढ़ जाता है, उसके कारण ये ऊपर लिफ्ट हो जाता है। समझ में आएगी ये चीज? इस पे बेस्ड हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे। ओके, ये ध्यान में रखना। यहाँ तक हो गया, ये इसका पूरा प्रूफ है। ये प्रूफ समझाना है क्या दोबारा से? एक बार देखते हैं लास्ट में, अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट और इसके इंपॉर्टेंट चीजें नोट की थी। एक तो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, ग्रेविटेशन हेड। ये टर्म्स भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये निकलता कैसे, जो हमारा फॉर्मूला बना था अभी, जो हमारा एक्सप्रेशन बना था बर्नौलीज थ्योरम का, उसको किससे डिवाइड कर दो, रो जी से डिवाइड कर दो। तो P अपॉन रो जी, इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर हेड। V स्क्वायर अपॉन 2G, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हेड। और H को हम क्या बोल देंगे, ग्रेविटेशनल हेड। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें वेलोसिटी हेड निकालने बोलता है, तो टर्म से आप फैमिलियर रहो, इसलिए मैंने दोबारा इसको बता दिया। ठीक है, ये हो गया प्रेशर हेड, ये हो गया वेलोसिटी हेड, और ये हो गया ग्रेविटेशनल हेड। डन, यहां तक हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने क्या किया था, बर्नौलीज पे एग्जांपल देखा था। ये वाला एग्जांपल ध्यान में रखना, एनसीईआरटी पे इस पे बेस्ड एक
क्वेश्चन है सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन में से ही एक है। यहां पर देखो, यहां पर ध्यान दोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम मतलब प्रेशर ज्यादा। समझ में आई ये चीज? यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम मतलब वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा मतलब प्रेशर कम। समझ में आई ये चीज? और ये फर्स्ट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या होता है? प्रेशर मेजर करने की प्रेशर मेजर क्या क्या किस चीज के लिए? रेट ऑफ डिस्चार्ज रेट मेजर करने का एक डिवाइस है। डिस्चार्ज रेट मेजर करने का डिवाइस है और ये डिस्चार्ज रेट मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला डिराइव किया था हम लोगों ने। ठीक है, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? A1 A2 के ऊपर। और ये फॉर्मूला इस पे भी न्यूमेरिकल हालांकि नहीं है ज्यादा, काम के बराबर है, तो इसको स्किप कर सकते। ठीक है, ओके नेक्स्ट। फिर उसके बाद हमने और क्या देखा? और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस देखे थे। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी कर ली थी। मैग्नस इफेक्ट देखा था, वॉल स्विंग क्यों करती ये देखा था। नेक्स्ट टॉरिसंस थ्योरम। टॉरिसंस थ्योरम क्या है ये चीज याद है कि नहीं? थोड़ा अगर मान के चलो इस तरीके का एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसमें बीच में अगर कहीं पर एक होल कर देंगे, होल करेंगे तो वहां से लिक्विड डिस्चार्ज होना चालू करेगा। जब वो डिस्चार्ज होगा तो किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से डिस्चार्ज होगा, कितना टाइम लगेगा उसको बॉटम तक आने में, कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो सब कैलकुलेट करने के लिए हमने डेरिवेशन किया था। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें उसको यहाँ पर नोट करना। सबसे पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? √2gh। ठीक है, √2gh। इस पे बेस देखा तो न्यूमेरिकल है मेरे ख्याल से। √2gh किस वेलोसिटी से वो वहां पर मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। फिर उसके बाद हमने देखा कि कितना टाइम लगेगा, जो फर्स्ट इसका जो ड्रॉप होगा उसको बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये टाइम है t इज इक्वल टू √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाय g। कितना टाइम लगेगा? वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया। अब अगर मान के चलो आपको निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। मान लो ये डिस्टेंस कितना है? x। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये वेलोसिटी इनटू टाइम कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2h, 2 स्मॉल h अंडर ब्रैकेट कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अच्छा, कैपिटल H स्मॉल h क्या है समझ में आ रहा है? कैपिटल H वो कंटेनर की टोटल हाइट है, स्मॉल h उसके बॉटम से जिस हाइट पे हमने होल किया वो हाइट। सॉरी, उसके टॉप से। क्या दोनों सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? इसमें भी हमने एक डेरिवेशन की थी। टॉप से जिस हाइट पे जाएंगे बॉटम से भी उस हाइट पे उतना ही डिस्टेंस वो कवर अप करता है। जैसे अगर यहाँ से अगर 3 मीटर के डिस्टेंस ले रहे, नीचे से भी 3 मीटर का डिस्टेंस ले रहे तो उतना ही डिस्टेंस पे वो फॉल करेगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया ये भी। नेक्स्ट, मैक्सिमम कब वो करेगा, ये हमने डिराइव किया था। मैक्सिमम कितना डिस्टेंस होगा, कब करेगा? जब वो सेंटर पे होगा। ठीक है, ओके। फिर यहां से शायद स्टार्ट है। हाँ, यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन। नहीं, इसमें एक और कुछ चीजें जो इस पीपीटी में नहीं है, जो हमने पिछली क्लास में किया था। पिछली क्लास में क्या क्या किया था रिकॉल करो। सरफेस टेंशन। पिछली क्लास में हमने सरफेस टेंशन वाला टॉपिक किया था। सरफेस टेंशन थोड़ा सा थ्योरेटिकल था कुछ एक, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन कैलकुलेट करेगा, जिसको कुछ बुक में S से कुछ बुक में T से डिनोट किया है। तो उसका जो फॉर्मूला हमने क्या निकाला था? F/L। ठीक है, F/L। ओके, यहाँ पर L जो है ना वो फ्री सरफेस है। ठीक है, इसमें ना ये एक कंडीशन है, ध्यान रखना न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। अभी हमने ना, जैसे अगर मान के चलो एक रिंग है, रिंग को अगर हम एक सोप वाटर पे डालेंगे और उसको बाहर निकालेंगे तो उस पे एक लेयर बन जाएगी, मेम्ब्रेन बन जाएगा वाटर का, जो सरफेस क्रिएट हो रहा है। अगर हम सिर्फ ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ऊपर की तरफ एक सरफेस है, लेकिन नीचे की तरफ से देखेंगे तो दूसरा सरफेस भी होगा। तो अगर हम दोनों सरफेस को कंसिडरेशन में लेते हैं तो यहाँ फॉर्मूले में F/2L आ जाएगा। ये ध्यान में रखना। क्लियर हो गया ये चीज? अभी हमने सिर्फ टॉप व्यू से उसको ऑब्जर्व किया था, बॉटम से भी करोगे तो 2L होगा, फॉर्मूले में ये चेंज होगा। नेक्स्ट, और हमने क्या डिराइव किया था? देखो लास्ट क्लास में सॉल्व कीजिए। एनर्जी और सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में रिलेशन था। W इज इक्वल टू S इंटू A, याद है? या S इज इक्वल टू W अपॉन A। W का मतलब वर्क डन हो गया है। वर्क डन इज कन्वर्टेड इन
सरफेस एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अदर देन दैट मेनिस्कस हमने पढ़ा था, कॉनकेव कॉन्वेक्स वो सारी चीजें थी, वो थ्योरेटिकल पार्ट था। एक्सेस प्रेशर का एक डेरिवेशन किया था, एक्सेस प्रेशर का, याद है कि एक्सेस प्रेशर का लास्ट में डेरिवेशन, एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन क्या था बताओ, दो कंडीशन में ना, एक तो किसमें हो गया, एक किसमें था, एक लिक्विड ड्रॉप के लिए था, लिक्विड ड्रॉप क्या था, एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन बताओ जल्दी, P इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय R। और दूसरा था बबल के लिए, बबल के लिए क्या चेंज होगा मैंने बताया था, डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4s अपॉन R, क्योंकि वहां दो सरफेस हो जाएगा ना, एक तो आउटर और दूसरा क्या हो गया इनर, ठीक है। और क्या किया था, एंगल हमने किया था कन्वेक्स एंगल पे, कैपिलैरिटी हमने लास्ट टॉपिक किया था, कि एक बार चेक करो, कैपिलैरिटी हमने लास्ट टॉपिक किया था, ठीक है। एक छोटा सा डेरिवेशन बच गया था राइज ऑफ कैपिलैरिटी का, वो करेंगे फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। हाँ, डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या था बताओ, 8 एस आर इंटू डेल आर। ये वाला जो था ना, ये डेरिवेशन का एक छोटा सा पार्ट था, ध्यान दो उसको, ठीक है। जब हम यहाँ पर रिलेशन डिराइव कर रहे थे ना, एक्सेस प्रेशर का कैलकुलेशन कर रहे थे ना, तब हमने दोनों पे वर्क डन निकाला था और दोनों के वर्क डन को इक्वेट किया था, इक्वेट करने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन आया, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मार्क करके दोनों को आगे इक्वेट किया था, और फाइनल जो रिजल्ट आया था मेरे ख्याल से इसी का, एक्सेस प्रेशर का जो डेरिवेशन था उसमें ये वाला फॉर्मूला आया था, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एस आर इनटू डेल आर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कि क्लास के डेरिवेशन वो करते हैं, राइज ऑफ कैपिलैरिटी, राइज ऑफ कैपिलैरिटी, राइज ऑफ कैपिलैरिटी, ठीक है। इसको एक्सेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, एक्सेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, या फिर कैपिलरी राइज ये भी बोल सकते हैं, कैपिलरी राइज ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंसीडर करो, कैपिलरी ट्यूब क्या है, याद है ना सबको, कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, एक बहुत थिन वैक्यूम टाइप का एक स्ट्रक्चर होता था, जिसके अंदर बहुत थिन स्पेस होता था, और अगर हम कैपिलरी ट्यूब को किसी भी चीज के अंदर डालेंगे, और अगर मान के चलो वहां पर कोई लिक्विड है, तो ये लिक्विड अपने आप इस कैपिलरी ट्यूब में राइज कर जाएगा, ठीक है, ये राइज कर जाएगा कैपिलरी ट्यूब में। क्यों राइज कर जाएगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, करेक्ट, इस पाइप के अंदर एयर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, और यहाँ पर का जो इंटरनल प्रेशर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर, तो लिक्विड जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्लियर हो गया, ये कैपिलैरिटी राइज था। तो अभी हम यहाँ पर जो छोटा सा डेरिवेशन करेंगे कि इसमें कितना राइज होगा, जो लिक्विड है वो कितना राइज करेगा, उसका डेरिवेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को ना मुझे कैपिलरी को ना थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, हालांकि बहुत थिन होता है लेकिन बड़ा बनाना पड़ेगा उसके डेरिवेशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूँ और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाता है। ये कौन सा मेनिस्कस है, कॉनकेव, क्योंकि यहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक सर्टेन लेवल तक आएगा, फिर उसका दूसरी क्या है कॉनकेव मेनिस्कस बना देगा, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट को सेंटर लेता हूँ और ये वाले डिस्टेंस को मैं स्मॉल आर से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा याद है कि नहीं, ये वाला एंगल, इस एंगल को क्या बोलते थे, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये वाला एंगल को क्या बोलते थे, अक्यूट एंगल, ठीक है। लेकिन जो सरफेस से टेंजेंशियली बनता है और मटेरियल के साथ बनाते हैं, क्या था एंगल, देखा है आप लोगों ने, देखो जरूर, एंगल ऑफ कांटेक्ट। जो ये कांटेक्ट मटेरियल है और जो सरफेस कर्व है, उन सरफेस कर्व के टेंजेंशियल और कांटेक्ट मटेरियल के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये भी हमने लास्ट क्लास में किया, ठीक है।
तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट को थीटा मार्क कर दो, ये वाला जो कैपिलरी ट्यूब है उसके रेडियस को स्मॉल आर मार्क कर दो, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जो उसका सरफेस जो आर्क पोर्शन में दिख रहा है, एक्चुअल में ये किसी ना किसी स्फीयर का आर्क होगा। तो यहाँ पर एक इमेजिनरी स्फीयर होगा, ये भी कुछ इस तरीके का, ठीक है। इस इमेजिनरी स्फीयर का भी एक रेडियस को कंसीडर कर लो, कैपिटल आर कंसीडर कर लो, इस इमेजिनरी स्फीयर के रेडियस को कैपिटल आर कंसीडर कर लो, ठीक है। और कितना राइज कर रहा है, तो कितना राइज कर रहा है उसके लिए ना यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और ये जिस कंटेनर के अंदर है, और यहाँ पर सपोज ये पूरा लिक्विड है, लिक्विड से फिल्ड है, लिक्विड से फिल्ड इस तरीके से ले लो, ठीक है। और ये वाली जो हाइट आपको दिख रही है, ये राइज इन कैपिलरी ट्यूब है या कैपिलैरिटी राइज है, ये वाली हाइट जो हमको कैलकुलेट करना है, जिसका डेरिवेशन करना है, ठीक है। ओके, तो अभी थोड़ा सा रिकॉल करना, आप लोगों ने एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन किया था, एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन, हाँ, एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन क्या था, दो कंडीशन में था, कौन कौन सी कंडीशन और क्या था बताओ। एक लिक्विड के लिए, फिल्ड लिक्विड के लिए था, और दूसरा क्या था, बबल के लिए था। फिल्ड लिक्विड के लिए अगर देखा जाए, ये वाला जो हम हॉलो स्फीयर देख रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड मतलब ये एयर हो गया, समझ गया, लिक्विड या फिर गैस दोनों कंटेनर, तो ये एयर हो गया, इसको एयर मान लो। तो इसके लिए जो हमारा एक्सेस प्रेशर होगा इस एयर सॉलिड, इस एयर के लिए वो क्या होगा, ये हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाय r, क्लियर हो गया ये चीज। और ये जो प्रेशर होगा ये इस प्रेशर के बराबर होगा, इस जो लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है उसके बराबर होगा। तो इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर कितना होगा, इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर, तभी तो ये बैलेंस है ना, इक्विलिब्रियम में है। यहां पर जाने के बाद ये रुक गया, मतलब ये जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर इस लिक्विड कॉलम के प्रेशर के बराबर होगा। सबसे पहला फॉर्मूला हमने जो देखा था, लिक्विड कॉलम का प्रेशर क्या होगा, रो इंटू जी इंटू एच, याद आया कि नहीं। ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर P का वैल्यू क्या होगा, रो इंटू जी इंटू एच। सो दिस एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू लिक्विड प्रेशर। So 2s upon r is equal to rho into g into h। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब आपको किस चीज की एक्सप्रेशन निकालनी है, हाइट का जो राइज हुआ उसकी एक्सप्रेशन, मतलब h की वैल्यू निकालनी। तो h की वैल्यू निकालोगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2s डिवाइडेड बाय रो इंटू g इंटू कैपिटल R। क्या ये क्लियर हो गया सबको, रो इंटू g इंटू कैपिटल R। अच्छा यहां बताओ S का मतलब क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक है। रो और G तो पता है, कैपिटल R क्या है बताओ, रेडियस ऑफ दैट इमेजिनरी स्फीयर जो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस कैलकुलेट करना पॉसिबल तो नहीं होगा, है ना, उसके लिए R का निकालोगे, फिर ये बनाओगे, ये सारा इम्पॉसिबल वाला स्ट्रक्चर है। तो इसलिए हमको ये स्मॉल, ये जो कैपिटल R है ना, उसको हटा के इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r इसको एक्सप्रेस करना होगा। क्लियर हो गया ये चीज। तो स्मॉल r हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ दैट कैपिलरी ट्यूब कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उसको करने के लिए ना आप देखो एक छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेते हैं। हम ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इस टाइप का एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका बेस कितना हो जाएगा, स्मॉल r, इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, कैपिटल R, ठीक है। और ध्यान देना यहां पर देखो ये वाला एंगल देखो जो बन रहा है वो क्या है, थीटा। ये वाला एंगल जो होगा वो उसी स्ट्रक्चर से अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करोगे तो ये वाला भी एंगल यहाँ पर कितना बन जाएगा, थीटा, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर। हमने पढ़ा ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट, दैट्स व्हाई ये परपेंडिकुलर है। तो ये थीटा बन रहा है, तो ये वाला भी एंगल कितना बन जाएगा, थीटा। तो यहाँ पर ये वाला भी एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। क्लियर हो गया ये चीज। अगर आपको कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, cos थीटा लगाओगे। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो स्मॉल r डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कैपिटल R। समझ में आई ये चीज। तो कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, स्मॉल r डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो ये कैपिटल R की वैल्यू आई, और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। इस वैल्यू को जब यहाँ पर पुट करोगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2s डिवाइडेड बाय रो g स्मॉल r डिवाइडेड बाय cos थीटा।
तो स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो इनटू g इनटू r। ये हो जाएगा कैपिलरी राइज, मतलब कैपिलरी ट्यूब में कितनी हाइट तक पानी जाएगा या लिक्विड, जो भी लिक्विड है वो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज। यहां पर अब देखो, अगर आपको ये निकालना है तो आपको सरफेस टेंशन पता होना चाहिए, ठीक है, लिक्विड के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन होता है, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू भी स्टैंडर्ड है, वो हर एक लिक्विड के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा ना, कौन सा लिक्विड कितना बनाएगा फिक्स रहता है। जैसे मर्क्यूरी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एक्यूट या ऑब्ट्यूस। मैंने क्या बोला समझ में आया कि नहीं? मर्क्यूरी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एक्यूट या ऑब्ट्यूस? ऑब्ट्यूस, क्योंकि मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी में कौन सा मेनिस्कस होता है, कॉन्वेक्स, ऐसा बनता है, तो उसका टेंजेंट ऐसा बनेगा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा वहां पर, ऑब्ट्यूस। तो हर एक मटेरियल के लिए, हर एक लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट गिवन होता है, आपको पता हो। क्लियर हो गया ये चीज। तो एक लास्ट डेरिवेशन था जो अभी हमने किया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। चलो, सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में कुछ ये एनसीईआरटी में है, इन लोगों की बुक में भी स्टार्टिंग में जो कुछ क्वेश्चंस है वो थोड़े से स्टेटमेंट वाले, एक बार पढ़ लो फिर भी, और आप अपना अपना आंसर रेडी रखो क्या हो। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? तो क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, टू कीप अ पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल वन शुड ब्लो ओवर इट एंड नॉट अंडर इट। समझ में आया क्या? नहीं आया। एक्चुअली कई चीजें ऐसा बोलता है जो प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में यूज भी करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बोल। अगर मान के चलो किसी पेपर को अगर आप हॉरिजॉन्टल होल्ड करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर से हवा फ्लो करानी पड़ेगी एज कंपेयर टू नीचे। ऐसा क्यों, ये पूछ रहा है। या इमेजिनरी प्रोसेस पे समझो, यूजुअली हमने ऐसा देखा नहीं है। अगर मान के चलो ये पीस ऑफ पेपर है ना, यहाँ पर अगर इसके ऊपर से बहुत तेजी से अगर हवा फ्लो होगी तो ये हॉरिजॉन्टली हवा पे स्टेबल रहेगा, ऐसा वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। एज कंपेयर टू नीचे से, अगर नीचे से तेजी से हवा फ्लो होगी तो ये हॉरिजॉन्टली स्टेबल नहीं होगा, जबकि नीचे गिर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अगर इसके नीचे से तेजी से हवा फ्लो होगी तो ये नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऊपर से अगर तेजी से हवा फ्लो होगी तो ये हॉरिजॉन्टली स्टेबल रहेगा। अब बताओ इसका रीजन क्या है? जिसको पता अच्छे से आंसर देना, और मुझे लगता है आराम से आंसर करने लायक सिचुएशन में हो तुम, थोड़ा सा रिकॉल करो बस। हाँ पलक बता, नहीं पता? तुम लोगों को पता है, बस थोड़ा सा हिंट की जरूरत है। बर्नौलीज थ्योरम याद है क्या बोलता है? क्या होता है बर्नौलीज थ्योरम? कि वो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। एक तो वो रिजल्ट हो गया। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि वेलोसिटी और प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर मान के चलो यहाँ पर बहुत तेजी से हवा फ्लो होगी तो मतलब यहाँ वेलोसिटी बढ़ गई तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर वेलोसिटी कम है मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। यहाँ प्रेशर ज्यादा है मतलब ये ऊपर की तरफ क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप इसको इस तरीके से करके फूकोगे भी ना तो आप इसको हॉरिजॉन्टली स्टेबल कर पाओगे। वही चीज ये बताना चाह रहे हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है ऐसा इसलिए होगा बिकॉज वो आपको जो पूरा स्टेटमेंट मैंने बताया ना वही स्टेटमेंट है, लिखने की जरूरत नहीं, इसमें यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। और हमने एरोप्लेन वाला भी जो कंसेप्ट किया था ना वही कंसेप्ट इसीलिए, ठीक है। ठीक है, when we blow air over a piece of paper, velocity of air moving along upper surface of the paper is higher along the low as compared to the lower surface. तो वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, एयर प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे का एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए हॉरिजॉन्टली स्टेबल होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, जल्दी से पढ़ो क्या लिखा है।
when we try to close a water tap with our fingers, ये आप लोगों ने किया होगा, वाटर टैप को फिंगर से, मतलब उसके टैप को फिंगर से नहीं, उसका जहां से वाटर फ्लो आउट हो रहा है उसको अगर फिंगर से क्लोज करोगे तो क्या होगा, फास्ट जेट्स ऑफ वाटर gush through the opening between the fingers, तो क्या होगा, बहुत तेजी से पानी निकलेगा। वही चीज इसमें बता रहा है, ऐसा क्यों होगा बताओ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करेंगे तो वाटर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गई ये? नेक्स्ट पढ़ो थर्ड वाला, सिरिंज, सिरिंज सुई, अरे वो डॉक्टर लोग जो सुई लगाते हैं उसमें, the size of the needle of a syringe controls flow rate better than the thumb pressure exerted by the doctor while administering an injection. समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि जब वो सिरिंज के जो अंदर में जो लिक्विड है वो प्रेशर को बेटर वे में कंट्रोल करता है एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स फिंगर। डॉक्टर के फिंगर में जो प्रेशर होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। जैसे सिरिंज आप लोगों ने देखा होगा, सिरिंज में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, जहां पर थंब लगाते हैं, फिर उसके हो गया, फिर यहाँ पर लिक्विड भरा होता है, याद है कि नहीं? ऐसा देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब उसमें प्रेशर लगाते हो तो हर पॉइंट पे बराबर प्रेशर वो नहीं लगाता है, कहीं पर ज्यादा लग जाता है, कहीं पर कम लग जाता है। लेकिन जब वो लिक्विड में आता है तो वो लिक्विड में प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये कौन सा लॉ है, याद करो, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ये है ना मेरे ख्याल से, इसमें प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर एक पॉइंट पे। स्टोक्स लॉ है या फिर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कौन सा, इसका हमने प्रिंसिपल भी देखा था कई सारे इस पे बेस्ड, ये है पास्कल्स लॉ, करेक्ट, पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, ठीक है। प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज इक्वल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्लियर हो गया, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये फर्स्ट हो गया, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। Does it matter if one uses gauge pressure instead of absolute pressure in applying Bernoulli's equation? Explain. ये गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, क्या होता है गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। गेज प्रेशर जो रहता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर से ज्यादा है। हाँ, गेज प्रेशर जो होता है एक्चुअली, अभी मेरा एक्सप्रेशन लिखा है ना, तुम लोगों को ध्यान दो। गेज प्रेशर जो होता है वो कैसे निकलता है, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, गेज प्रेशर। नोट कर लेना जब नहीं लिखा है तो यहां पर है फॉर्मूला, ये है गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है अगर हम गेज प्रेशर को रिप्लेस कर दे किससे, एब्सोल्यूट, if one uses gauge pressure instead of absolute pressure, अगर गेज प्रेशर से रिप्लेस कर दे तो क्या रिजल्ट सेम होगा, बर्नौलीज थ्योरम सेम होगा कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, ये था ना, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। दूसरे टर्म में भी आपने लिखा था, क्या लिखा था, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। याद है ना ये चीज, ये कांस्टेंट होता है। तो अगर मान लो ये P1 और P2 को किससे रिप्लेस कर दे, गेज प्रेशर से, लिख के बताओगे इसको, चलो करो इस पे काम करो। पहले बर्नौलीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो क्या था, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस क्या था, रो जी एच इज इक्वल टू P2, यहां H1 H2 अगर अलग अलग हाइट है तो अलग बात है, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये दोनों चीजें क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। यहां पर जो अगर सेम हाइट पे है, ये रो जी एच कब आता है, समझ में है कि नहीं,
जब आपकी ट्यूब जो है अलग अलग हाइट पे होगी तो एक जगह पे क्या होगा रो जी H1, दूसरी जगह पे क्या आ जाएगा रो जी H2। अगर मान के चलो जो ट्यूब है जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है वो इस तरीके से, तो यहाँ हाइट ज्यादा है तो यहाँ पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कम होगी। ठीक है, तो अगर मान के चलो लेवल ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, तो रो जी एच की वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम होगी तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। समझ में आ गई ये चीज? तो यहाँ पर जो P1 माइनस P2 की वैल्यू आएगी दोनों पॉइंट पे प्रेशर का जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये समझ में ना क्या किया मैंने, इस टर्म को इधर भेजा और दोनों में से हाफ रो कॉमन निकाल लिया। डन, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी यहाँ पर जो P1 और P2 है, यहाँ पर जो P1 और P2 है ये दोनों एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये दोनों एब्सोल्यूट प्रेशर है एट ए डिफरेंट पॉइंट्स, एट ए डिफरेंट पॉइंट्स। अगर मान लो इनको गेज प्रेशर से रिप्लेस कर दें, मतलब P1 का अगर हम गेज प्रेशर निकालें और P2 का अगर गेज प्रेशर निकालें तो भी क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा या नहीं होगा, बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा वो पूछता है। तो P1 का गेज प्रेशर कैसे निकलेगा, तो एब्सोल्यूट प्रेशर में से माइनस कर दो, एब्सोल्यूट प्रेशर में से माइनस कर दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM। समझ में? वैसे P2 का जो गेज प्रेशर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, P2 का जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसमें से माइनस कर दो किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो समझ में आई ये चीज? ठीक है, अब अगर मान के चलो मैं ये वाली वैल्यूज को पुट कर दूं, यहाँ पर P1 P2 की वैल्यू को पुट कर दूंगा, P1 और P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये P1 P2 एब्सोल्यूट प्रेशर वाली वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इधर पे शिफ्ट कर दो तो P1 की वैल्यू आ जाएगी P1 गेज प्लस P एटमॉस्फेयर माइनस इधर पे क्या हो जाएगा P2 गेज, गेज प्रेशर प्लस P एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। समझ में आ रही है ये चीज? दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो ये P1 P एटमॉस्फेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर P1 गेज प्रेशर माइनस P2 गेज प्रेशर, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस उल्टा लिख दिया मैंने, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर एब्सोल्यूट प्रेशर लो या गेज प्रेशर लो, बर्नौलीज थ्योरम विल बी फॉलो। हटा दो। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 1.01 into 10 to the power 5 या सिंपली 10 to the power 5 पास्कल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलो किसी ऑब्जेक्ट का गेज प्रेशर जो है वो है 2 into 10 to the power 5 पास्कल्स, गेज प्रेशर 2 into 10 to the power 5 पास्कल्स। ठीक है, तो उसका एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, Sir, 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power 5। गेज प्रेशर मैंने दिया ना क्वेश्चन में, गेज प्रेशर दिया, गेज प्रेशर मतलब ये वाली वैल्यू थी, गेज प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर के साथ उसका जो प्रेशर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके, ये हटा तो हो गया। तो फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अच्छे से पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को, सारे फॉर्मूले मैंने रिवाइज कराए हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ एक बार देखो और ट्राई करो उसको सॉल्व करने का। क्या निकालना है वो भी चीज एक बार पढ़ लेना। हाँ, कुछ कर ये कराया हुआ क्लास में। इसमें रोजी सर पकड़ नहीं है। ठीक है, पढ़ते एक बार क्या लिखा है, इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन ए मॉडल एरोप्लेन इन अ विंड टनल
ये आप लोगों ने कभी देखा होगा, विंड टनल में एक मॉडल एरोप्लेन को रखते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं, उसका जो डिजाइन है वो प्रॉपर्ली वर्क करता है। The air flows on the upper and the lower surface of the wing are this and this. तो ये मान के चलो अगर वो विंग हो गया एरोप्लेन का विंग कुछ इस तरीके से लेते हैं, ठीक है, और ये विंग का अपर सरफेस पे जो वेलोसिटी है विंड की v1 से डिनोट करते हैं, वो कितना हो गया 70 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई ये चीज। और लोअर सरफेस विंग का ये हो गया, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया 63 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई ये चीज। यहां तक की चीजें क्लियर। ऐसा एग्जांपल आज हमने डिस्कस किया था, अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, वो पेपर वाला, जिसमें ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा है नीचे की वेलोसिटी कम है, तो क्या होता था ऐसे स्ट्रक्चर में, ऊपर का प्रेशर कम हो जाता था, नीचे का प्रेशर ज्यादा हो जाता था और ये ऊपर लिफ्ट करता था, यही था कंडीशन। तो बस उसी स्ट्रक्चर को ये बता रहा था। आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग। तो ये जो विंग है उसमें कितना लिफ्ट होगा, कितना फोर्स लगेगा, ये आपको पता लगाना। समझ में आ रही है ये चीज, ठीक है। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग इज द एरिया। ये जो विंग है उसका एरिया आपको दिया हुआ है, विंग का एरिया कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर स्क्वायर, विंग का एरिया इतना है। डेंसिटी ऑफ एयर, इसने डेंसिटी ऑफ एयर लेने के लिए कुछ बोल दिया, कितना लेना है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। क्या यहां तक की चीजें क्लियर है। तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ तो जल्दी से, कौन सा अप्रोच यहां पर फॉलो होने वाला है। अच्छा, स्टार्टिंग का कंसेप्ट देख के समझ में आ गया था ना कौन सा थ्योरम लग रहा है, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम यहां पर अप्लाई होगा। बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है कि जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ पर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, मतलब कि ये हमने पढ़ा था ना, याद है ना, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये समझ में आया ना। मैंने रो जी H1 रो जी H2 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया बताओ, क्योंकि ये जो विंग है ये हॉरिजॉन्टल विंग है, वो टिल्टेड विंग नहीं। क्या यहाँ तक क्लियर हो गई ये सब। अच्छा, अभी यहाँ पर देखो आपको कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। आपको रो की वैल्यू V1 की वैल्यू, रो की वैल्यू V2 की वैल्यू, ये दोनों दिया हुआ है। आपको प्रेशर P1 P2 नहीं पता है, समझ में आई ये चीज। लेकिन आप प्रेशर का डिफरेंस जरूर निकाल सकते हैं। प्रेशर का डिफरेंस निकालने के लिए P1 को यही रखते, P2 को यहाँ भेज देते, तो ये क्या हो जाएगा P1 माइनस P2। राइट साइड में क्या हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा, हाफ रो कॉमन निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और यहाँ आ गया P1 माइनस P2। क्या ये चीज क्लियर हो गई। तो अब इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। हाफ रो की जगह पे कितना आ जाएगा 1.3 इंटू V1 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 70 का स्क्वायर, माइनस नहीं उल्टा लिख रहा हूं ना मैं, V2 स्क्वायर। एक्चुअली वो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 70 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, एक को नेगेटिव दूसरे को पॉजिटिव, प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2। एक्चुअली मुझे P1 माइनस P2, क्योंकि P1 ये वाला प्रेशर हो गया ना, P1 ये वाला प्रेशर हो गया ना, है ना, और P2 ये वाला प्रेशर हो गया, P2 ये वाला प्रेशर हो गया, इसलिए माइनस आ रहा है ना, क्योंकि P1 की वैल्यू कम होगी ना P2 से, इसलिए ये माइनस में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो कितना आएगा कैलकुलेट करो जल्दी, कैलकुलेटर वगैरह यूज करो, निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 605.15 पक्का 605.15 माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का कारण क्या है, मैं ऐसा ले रहा हूँ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो तूने इधर पे P1 माइनस P2 लिखा है, क्या इधर पे P1 माइनस P2 लिखा है, क्या V1 को ऊपर लिया है। V1 को अगर ऊपर लिया है तो ऊपर वाला प्रेशर कम होगा
नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए। तो यहाँ पर तूने गलत लिख दिया होगा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर लिख दिया होगा बेबी, ठीक है। अगर मैं P1 माइनस P2 लूंगा तो नेगेटिव आएगा, अगर मैं P2 माइनस P1 लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। P2 माइनस P1 की वैल्यू 605.15 यूनिट क्या होगी इसकी, बताओ जल्दी, क्या है ये प्रेशर डिफरेंस, मतलब यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, पास्कल्स। तो इसमें ये पता चला कि भाई ऊपर और नीचे दोनों की तरफ वेग में कितना प्रेशर डिफरेंस है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? लेकिन आपको निकालना क्या है, ये कितना फोर्स इसमें अप्लाई होगा ऊपर की तरफ, ये आपको निकालना है। तो अब फोर्स निकालना है और आपको मिल गया है प्रेशर डिफरेंस। तो फोर्स और प्रेशर में रिलेशन क्या होता है, याद करो। फोर्स हाँ, P इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू A। समझ में आया कि नहीं? तो अगर तुमको फोर्स निकालना है, कितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, एरिया से। क्या ये क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई कर दो एरिया से, पॉजिटिव में करो ना, क्योंकि आप नीचे से, अब अगर नीचे से देखो तो पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो A इंटू ये क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू A इंटू, तो A की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 2.5 गिवन है क्या, 2.5 इंटू 605 कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, 1512.975, ठीक है। और ये प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया मतलब ये क्या हो गया, फोर्स। तो इसमें कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ये निकल गया, और आंसर किसमें आ गया, ये न्यूटन। सर वो 9 की जगह 8 आ जाएगा यहाँ पर, हां 8 से टाइम न्यूटन्स। अच्छा ये एक काम करो, ये बताओ हमने कोई यूनिट में गड़बड़ी तो नहीं की है ना, सब ऐसे यूनिट में है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। आंसर आएगा 1512.875। चेक करते हैं एक बार आंसर, हाँ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन्स, ठीक है, उसने 10 टू द पावर 3 के टर्म्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं, इसको करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन में लेके करना पड़ेगा। जैसे ये वाला कैलकुलेशन तो मुझे नहीं लगता ज्यादा मुश्किल है, ये वाला तो कर लोगे। हाँ वो उससे भी कर सकते हो, दूसरा 70 का स्क्वायर भी निकालना आसान है, ये नंबर तो आसानी से निकल जाएगा। 2.5 को 5/2 लेना पड़ेगा, आएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उतने कैलकुलेशन आता है, ठीक है। लेकिन बोर्ड्स में नहीं रहता है। अगर तुम कंपेयर करोगे ना सिलेबस को 11th और 12th का, तो काफी डिफरेंट है, मतलब इतना ऐसा कैलकुलेशन नहीं है उसमें। 11th का फिजिक्स ज्यादा टफ है, 12th की फिजिक्स, 12th का फिजिक्स ज्यादा आसान है, समझिए, ज्यादा क्या, बहुत आसान है। 12th का जो फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स भी, अगर क्वेश्चंस भी देखोगे वो ज्यादा बेटर है। तुम लोगों को 9th का फिजिक्स इजी लगा था कि 10th का? 10th का। तो जो 9th का फिजिक्स है वही 11th का फिजिक्स है, मतलब जैसा सिलेबस बना है 9th और 11th कनेक्टेड है, 10th और 12th कनेक्टेड है। जैसा इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ते हैं ना तुम लोग, वो पूरा का पूरा 10th का 12th में रिपीट होता है, ठीक है। और इसमें और उसमें सिर्फ जो बेसिक फॉर्मूले हैं और कंसेप्ट है, उसके अलावा ज्यादा कोई यूज नहीं होता है, कनेक्शन नहीं दोनों के बीच, ठीक है। ओके चलो एग्जांपल 4 पे आते हैं। इसका आंसर सब अपने पास रेडी रखो, बोलना मत, जिससे पूछूंगा वही बोलना। रेडी? कहता है रेडी आंसर? हाँ पढ़ लो, इसमें बोल रहा है ए और बी दो फिगर है, और इसमें बोल रहा है कौन सा फिगर इनकरेक्ट फिगर है। तो सबसे पहले सिद्धि से शुरुआत करते हैं। हाँ सिद्धि बताओ, जल्दी बताओ। बी वाला इनकरेक्ट है, ऐसा क्यों लग रहा है? वैष्णवी बताओ क्यों ए वाला बताओ। यहाँ पर ऐसा है, ये क्या है?
वहाँ पर velocity transiting side तो हिमांशु बता। सर बी वाला बी वाला करेक्ट है और ए वाला इनकरेक्ट है। दृष्टि ए इनकरेक्ट है। तो यहां पर जैसे यहां पर एरिया जो है एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बर्नौलीज थ्योरम से अगर वेलोसिटी बढ़ी है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हाइट कम होनी चाहिए, समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर हाइट क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर देखो हाइट कम है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा और ये वाला क्या होगा, गलत। क्लियर हो गया? क्योंकि जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा मतलब प्रेशर कम। क्या ये क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट, अब पढ़ो इस क्वेश्चन को, जल्दी सॉल्व करो। देखो ये दोनों की बुक के क्वेश्चन हो जाएंगे, एनसीईआरटी और ये पूरी तुम्हारी बुक का है, लगभग सारा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम लोगों को इधर उधर देखना नहीं है, आराम से करते जाओ। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्या लिखा हुआ है, और फिर ट्राई करो ताकि तुमको कन्वर्ट करो। कुछ काम देगा ना तुम लोगों को भी करने। यहां पर लिखा है एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है और स्प्रे पंप हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिलेंड्रिकल ट्यूब है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, one end of which has 45 holes, each of diameter this. स्प्रे, हाँ इस टाइप का स्प्रे, ठीक है। ये देख रहे हैं ना अंदर पे, ये देख रहे हैं ना पाइप है, छोटा सा पाइप अंदर में, उस पाइप का जो रेडियस है, उसका उस पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो गिवन है, कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके अंदर में ये जो स्प्रे जहां से हो रहा है वहां पर छोटे छोटे होल्स है, कितने होल्स है, 40। क्लियर हो गया? हर एक होल सर्कल के शेप में है और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और 40 सर्कल है मतलब क्या हो जाएगा, 40 पाई आर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? वो एरिया जहां से वो डिस्चार्ज होगा, लिक्विड निकलेगा, और ये एरिया जहां से लिक्विड अंदर इन हो रहा है, लिक्विड आउट हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक का स्ट्रक्चर पूरा? ठीक है। अब आपको बोल रहा है इफ द लिक्विड फ्लो इनसाइड, इनसाइड मतलब नीचे की तरफ जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो किस रेट से फ्लो हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि जब बाहर निकल रहा है लिक्विड तो किस रेट से फ्लो होगा। तो अगर ये समझ में आया तो आप मुझे बताओ सर इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा। A1 V1 is equal to A2 V2, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब वो अंदर एंटर कर रहा है, जब पाइप से एंटर कर रहा है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 आपको सीधे सीधे दिया हुआ है। A1 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? जो पाइप से एंटर कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी भी दी गई है जब वो पाइप से एंटर कर रहा है, मतलब V1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर पर मिनट, ये भी दिया हुआ है। और जब वो बाहर निकल रहा है एग्जिट के टाइम में, उसमें आपको एग्जिट के टाइम का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली दे दिया है। कितना है, A2 की वैल्यू कितनी है, 40 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 40 छोटे छोटे होल्स है, होल्स मतलब सर्कल्स है, तो 40 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज? यहाँ पर आर की वैल्यू भी आपको गिवन है, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 mm। अच्छा डायमीटर है ना ये, तो कितना हो जाएगा इसका, रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 0.5 mm या 1/2 mm। समझ में आई ये चीज? A2 की वैल्यू दे दिया, ये बोल रहा है एग्जिट के टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, V2 क्या होगी। हाँ सबको चेंज करना पड़ेगा, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये वाला यूज होगा, A1 V1 एक मिनट, हो सकता है सबकी जरूरत भी नहीं पड़े, देखते हैं पर A2 V2 मेरे ख्याल से वेलोसिटी को बदलने की जरूरत एरिया के लिए जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी लग रहा है, देखते हैं एक बार, चलो ठीक है। A1 V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, A2 V2 प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 इंटू A1 बाय A2। क्या ये समझ में आ गया? V1 की वैल्यू आपको दी हुई है, V1 की वैल्यू है 1.5 मीटर पर मिनट, 1.5 मीटर पर मिनट, तो उसको इसी में रहने देते हैं, रहने दे इसी में, मीटर पर मिनट पर सेकंड में कन्वर्ट करना है।
चलो ठीक है, पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो मीटर पर सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 60 इनटू A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की पावर आ जाएगा -4। समझ में ना 10 की पावर -4 क्यों आया? बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हमने ये किया। अपॉन ये क्या था भाई? ये था V2 अपॉन, मैं गलत लिख दिया क्या? नहीं सही तो लिखा, ये वाले में पुट कर रहे हैं ना। हाँ V2 इज इक्वल टू V1, V1 आ गया, A1 आ गया, अपॉन में A2 आएगा। A2 मतलब क्या जगह यहाँ पर 40 पाई आर स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? अब R की वैल्यू क्या डालोगे? तो R की वैल्यू देखो 0.5 mm दिया हुआ है। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मिली। सर आगे सर। हाँ हाँ, मिली, मिली मतलब क्या? 10 टू द पावर -3। ठीक है, मिली। और माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6। किलो का मतलब 10 टू द पावर 3। मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6। ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पर क्या जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर, ये रेडियस की वैल्यू। ये सारी वैल्यू को पुट करना है, कैलकुलेट वगैरह करना पड़ेगा इसके बाद तुम लोगों को। तो V2 इज इक्वल टू यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 600 कर देता हूँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। 8 इंटू 10 टू द पावर -4 कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 40 इंटू 5 की वैल्यू 3.14 दे देता हूँ। आर स्क्वायर रेडियस मतलब ये है, इसको मैं 5 इंटू 10 टू द पावर -4 भी लिख सकता हूँ। समझ गए ना? 0.5 है, एक पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया और एक उधर पे -4 कर दिया। तो इसका स्क्वायरिंग जब करूंगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 10 टू द पावर ये बन जाएगा -8। देख लो कैलकुलेशन समझ में आ रहा है क्या? 15 1 जा 15 4 जा 60, मतलब ये 40 बन जाएगा। 5 1 जा 5 8 जा 40, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला टर्म कटेगा और ये वाला टर्म कट के -4 बन जाएगा, 10 की पावर -4। तो ऊपर से तो कट पूरा कट गया, 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +4 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 4 25 4 सा 100 और ये मतलब 10 टू द पावर 3 बन जाएगा, इनटू 8 बचेगा, इनटू 3.14 बचेगा। ये पूरा कटेगा, ये पूरा कटेगा, 10 आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3.14 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको आगे और कट करोगे तो 2 5 जा 2 4 जा ये हो जाएगा, और 5 डिवाइडेड बाय, इसको राउंड ऑफ करने के लिए 4 3 जा 12 कर लेता हूँ। ठीक है, और 5 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 0.4 12 4 जा 48। ठीक है, और ये देगा 2 12 1 जा 12, 0.41 कुछ आ रहा है। 637 0.633। मैंने राउंड ऑफ किया है, जब नहीं करूंगा तो क्या ऐसा आएगा? सर लेकिन मतलब वो आंसर 6.637 दिए। 0.637, हाँ। ट्वेंटी फाइव क्या मीटर पर मिनट दिया था ना? हाँ ठीक तो है। सर मैंने पहले सबको सेंटीमीटर कन्वर्ट किया, फिर लास्ट में मीटर किया, तो फिर इजी पड़ा। हम्म, ये मैंने कैलकुलेशन में यहाँ गलती कर दी। 8 1 सा 8 5 सा होगा, मैंने इसको 8 कर दिया है ना, इस वजह से गलत आ रहा है। 5 4 सा 20 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 और इनटू दिस, तो ये आ जाएगा 5000 ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक है, उस कारण गलत हो जाएगी। ठीक है, समझ गए ना कैलकुलेशन, उसको देख लेना। तो इससे फाइनल आंसर मिल जाएगा। कंसेप्ट ध्यान रखना। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ना, क्या लिखा है बताना।
पढ़ लिया सबने? ये अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बट थोड़ी सा चीज इसमें लगे। इसमें क्या निकालना है आपको? मास निकालना है, ठीक है। तो चलो पहले वो कंसेप्ट तो अप्लाई करो। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या था? सर ओवर द लोअर विंग के नीचे। हाँ, एक मिनट। लोअर द लोअर, हाँ ठीक है। लोअर विंग के नीचे कितनी स्पीड है, अपर विंग के ऊपर कितनी स्पीड है। मतलब वही जो हमने विंग वाला भी थोड़ी देर पहले किया था ना, उसी टाइप का स्ट्रक्चर। ये मान लो एरोप्लेन का विंग हो गया। ये अपर विंग में यहाँ वाली जो वेलोसिटी इसको v1 ले लेते हैं। ये वाली वेलोसिटी कितनी है? 234 किलोमीटर पर आवर। लोअर विंग वाली वेलोसिटी v2 ये कितनी गिवन है? 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या क्या गिवन है? क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 25। ए की वैल्यू गिवन है, ए इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर रो की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, क्या क्या लेना है, ठीक है। और कुछ गिवन है क्या? और कुछ गिवन नहीं। तो P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करो, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। कितना है? और बाकी किसी का है? 1179। याद है पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? ये वाला कंसेप्ट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस, उसको उल्टा करना चाहिए था ना मुझे, P2 माइनस P1 करना चाहिए था, नहीं तो नेगेटिव आ गया। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में नेगेटिव का मूव कर, चलो पहले से ही करते हैं। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ रो, इधर पे क्या आ जाएगा? V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, तो आ जाएगा हाफ रो की वैल्यू कितना लेना है? 1। V1 स्क्वायर मतलब 234 का स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर मतलब 180 का स्क्वायर, ठीक है। तो 180 का स्क्वायर तो आपको पता होता है कितना होता है? कितना होता है? 32400। 18 का स्क्वायर 324 और 00 आपको 234 का स्क्वायर कितना है? 547। सर वो किलोमीटर पर आवर तो उसको मीटर पर सेकंड। हाँ, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। चलो लास्ट में कर लेंगे, माइनस करने के बाद वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। किलोमीटर पर आवर और ये सब पर सेकंड में दिया ना, आंकड़े में कर देंगे। चलो ये कितना आ रहा है बताओ? ये वाला 324 का स्क्वायर, 234 का स्क्वायर, ये 54756 ये आएगा। और इसमें से माइनस करोगे 32400, तो ये आएगा 22356 आया। ये डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 11178 ये आया, 11178, ठीक है। अभी इसको ना इसको ये जो किलोमीटर पर आ रहा है ना, हम तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट यहीं पर कर देते हैं, क्योंकि देखो डेंसिटी की जो यूनिट है वो केजी पर मीटर क्यूब गिवन है ना, डेंसिटी रो की वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 1000, और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे यहाँ पर? 60 × 60। या डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करोगे, कैसे क्या करोगे? डायरेक्ट 5/18, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 5/18 कर देते इसको डायरेक्टली। एटीन से इसको कट करो, कितना आ रहा है देखो? 621 मल्टीप्लाइड बाय 5, 621 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 का 0, ये आ गया 1, 5 6 जा 30 + 1 मतलब 31, 3105। क्या ये आया? कंफर्म करो।
P105, ये क्या है P2 माइनस P1 या कैपिटल P से इसको डिनोट कर देते हो। कैपिटल P का मतलब यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस से है, ऊपर और नीचे में कितना प्रेशर डिफरेंस हुआ। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, प्लेन का मास निकालना है। तो प्रेशर से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फोर्स में। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां से इसका फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स निकालने के लिए F इज इक्वल टू P इंटू ए करते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा, P की जगह पे कितना आ जाएगा 3105 और A की वैल्यू हमको गिवन है, कितनी गिवन है 25। क्या ये क्लियर हो गया? 77625। तो ये आएगा 77625 फोर्स। ठीक है, अब ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू M इंटू जी। इसको M इंटू जी से इक्वेट कर लो। तो 77625 इज इक्वल टू mg। g की वैल्यू गिवन है 10, तो m कितना आ जाएगा 77625, हाँ ये आ जाएगा 7762.5 kg। क्या ये क्लियर हो गया? ये आ जाएगा मास ऑफ द एरोप्लेन। क्या ये क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो बता दो। ठीक है, एक डाउट आपके दिमाग में वैसे आना चाहिए। ठीक है, वो डाउट ये होना चाहिए कि ये फोर्स तो अपवर्ड लग रहा है ना, तो ये फोर्स को हम m इंटू जी के इक्वल क्यों ले रहे हैं? समझ, क्योंकि उसके लिए ये वाली लाइन देखो, इसने लिखा है कि ये लेवल फ्लाइट है। लेवल फ्लाइट है मतलब जब वो फ्लाई कर रहा है तो उसी लेवल पे मतलब जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो उसके वेट के बराबर है, मतलब कि फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। इसलिए इस फोर्स को हमने mg के इक्वल किया है। लेकिन अगर मान लो ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करता होता तब हम क्या करते, तब इस फोर्स में से वो ग्रेविटेशनल फोर्स को माइनस करते वाले फोर्स। समझ में आई ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। लीटर लीटर से मीटर क्यूब का कन्वर्जन पता है कि नहीं? हाँ, ये तुम लोग पढ़ते हो, ध्यान है कि नहीं? 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन ध्यान रखना, ठीक है? हाँ सही बोला था, 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। तो वाटर emerges from horizontal pipe of carrying cross sectional area at a rate of 30 लीटर per minute। तो ये जो 30 लीटर पर मिनट है उसका डिस्चार्ज रेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन उसकी यूनिट उठपटांग है वो लीटर पर मिनट से, उसको कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट करो? मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -3 और डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 60। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द पॉइंट at a point in the pipe where radius of the pipe is 2 centimeter। रेडियस गिवन है, वेलोसिटी निकालना। चलो पहले तो कन्वर्ट करो इसकी वेलोसिटी को। ओके ठीक है, 5 into 10 to the power -4। ठीक है, करेक्ट है। आएगा बाकी लोगों का। ये देखो, ये जो आपका फ्लो रेट है, डिस्चार्ज रेट है, ये कितना हो जाएगा 30 into 10 to the power -3 मीटर क्यूब में कन्वर्ट। पर मिनट है तो पर सेकंड में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 60।
तो ये 1 सा और ये हो जाएगा 2 सा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 को आप लिख सकते हो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आई ये चीज? या फिर आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो वाटर है एक हॉरिजॉन्टल पाइप से एंटर कर रहा है, ये इस हॉरिजॉन्टल पाइप से एंटर किया, ठीक है। और इसका ये डिस्चार्ज रेट बोलो, ठीक है, चाहे आप उसको क्यू की वैल्यू बोलो या फिर और क्या बोल सकते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये एक्चुअली इसका जो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें, मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है, और ये जो वाटर जिस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है ये v है, या a1 और v1 मान करता हूं, तो a1 इंटू v1 जो है वो उसकी वैल्यू डिस्चार्ज रेट के इक्वल होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इनडायरेक्टली आपको क्या दे दिया इसने, a1 इंटू v1 की वैल्यू दे दिया 5 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर हो गया ये चीज? मीटर क्यूब पर सेकेंड। सर ये क्लियर हुआ? और ये जो पाइप है जब इससे ये फ्लो कर रहा है तो एक पॉइंट पे ऐसा टाइम आ रहा है कि अनइवन पाइप है, मतलब कहीं पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है ज्यादा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर, उस समय इसकी स्पीड क्या है ये आपको बताना है, उसकी वेलोसिटी क्या है। ये बोला है ना, वेलोसिटी ऑफ वाटर व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो अब ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालो, मतलब A2 निकालो। तो A2 कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर करके, और पाई की वैल्यू हो गई 3.14। आर स्क्वायर मतलब आर अभी सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में बदलोगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर कर देना तो हो जाएगा 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -2। ये A2 की वैल्यू आ जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से A1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 V2। सारी वैल्यू पुट करो और V1 V2 की वैल्यू निकाल दो। तो V2 इज इक्वल टू A1 V1 डिवाइडेड बाय 8। A1 V1 आपको ऑलरेडी हमने निकाल लिया था, 5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा 3.14 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4। दोनों से 10⁻⁻4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा? 4 4 16 6 या 11 4 मतलब 4 और 5 हो जाएगा, और 4 3 12.56। ऐसे ही आ रहा है क्या? 12.56 से डिवाइड करो, कितना आएगा वो? हाँ 0.398। ओके Yes. 0.398 चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। हाँ 0.4, तो वही अप्रोक्सीमेटली 0.4 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लो, हटा दो, क्या हो गया? एंड करूँ क्या क्लास? एक क्वेश्चन और कर दो, चलो एक क्वेश्चन और, ये छोटा सा क्वेश्चन है और ये मैंने बोला था जितने भी फॉर्मूले मैंने रिवाइज करे देखो उसी पे बेस्ड। इसमें क्या निकालना है? देखो सीधे सीधे लिखा है, क्या निकालना है? वेलोसिटी हेड। मैंने हाईलाइट कराया था वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या था? v स्क्वायर अपॉन 2g। तो v स्क्वायर अपॉन 2g वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला। g की वैल्यू तो पता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें और दी हुई है। The velocity head of stream of water is equal to the, अच्छा नहीं, velocity head given है, is equal to the 20 centimeter of mercury column. 20 centimeter of mercury column. What is the velocity of flow in the stream? If the relative density of mercury is 13.6. Relative density of the stream is 13.6. तो वेलोसिटी हेड मतलब तुमको किसकी वैल्यू दे दी है? v स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू दे दी है, कितनी दे दी है? 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 20 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा? -2। g की वैल्यू पुट करके ये वेलोसिटी कैलकुलेट करो, वेलोसिटी कितना आ रहा है?
Sir, 392 to 10 per minus. आएगा कैलकुलेट किया कितना आ रहा है? 2 meter per second. And इसमें G में G की वैल्यू 10 लिया है. Okay. अच्छा एक मिनट इधर पे ध्यान देना. 0.19. 0.19. 0.2. लेकिन इसमें ना एक चीज अगर ध्यान दोगे तो क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी के लिए दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है ना रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, तो इसमें ना ये रिलेटिव डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लाइड बाय 13.6. देखो ये रो m अपॉन रो w की वैल्यू आपको गिवन है. ये वाली वैल्यू कितनी है? 13.6 गिवन है. ठीक है, The 2.7 to arrive. तो कितना आएगा ये वाला वैल्यू? 2.7. वेलोसिटी 7.3 आ रहा है. देखो एक बार चेक करो कैलकुलेशन. दैट इज इक्वल टू 20 ये ले लिया. ठीक है, मर्क्यूरी के लिए. अगर वाटर के लिए लोगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? रिलेटिव डेंसिटी मतलब कि 13.6 से. तो जब ये सारे टर्म मल्टीप्लाई होगा 2g की वैल्यू 2 into g, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी. फाइनल आंसर 7.3 आएगा. आएगा 0.8. ये पूरा कैलकुलेशन स्टार्टिंग में मर्क्यूरी के लिए था. अगर वाटर के लिए निकाल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में स्ट्रीम ऑफ वाटर बोल रहा है ना, और आपको डेटा किसका गिवन है? मर्क्यूरी का. तो मर्क्यूरी से उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए रिलेटिव डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर. ठीक है, चलो एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. एक क्लास और रहेगी जिसमें हम और रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स कर लेंगे. और अगर इस चैप्टर का कोई टॉपिक दोबारा पढ़ना है